शैतानों का शिकारी। पहाड़पुर सेंट्रल जेल में उधम सिंह नामक एक कुख्यात अपराधी को लाया गया। उधम सिंह, तुम्हें इस जेल में 14 वर्ष काटने हैं। मैं आशा करता हूँ तुम यहाँ के नियम का पालन करोगे। ले जाओ, इसे लॉकअप में बंद कर दो। यस सर। उधम सिंह को जिस लॉकअप में रखा गया वहाँ पहले से 4 कैदी बंद थे। अंदर चलो। सिपाही के जाने के बाद, मेरा नाम उधम सिंह है, मैं जगीरा हूँ। मेरा नाम सिक्का है, मुझे माधव सिंह कहते हैं। और मैं दिलावर। हम चारों 6 महीने के लिए से यहाँ बंद हैं। किस अपराध में? हत्या और डकैती। मुझे भी 2 हत्या के अपराध में उम्र कैद हुई है, मगर जेल में रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फरार होने का इरादा है? हाँ, फरार तो हम भी होना चाहते हैं। तुम चारों? हाँ उधम सिंह, लेकिन समझ में नहीं आता इस जेल से किस प्रकार तोड़ें। अगर मुझे एक स्टेन गन मिल जाए तो मैं सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ। स्टेन गन कहाँ से आएगी? कॉरिडोर में रात में संतरी पहरा देता है, उसके पास स्टेन गन होती है। तो आज रात हम उस संतरी को से स्टेन गन छीनने की कोशिश करेंगे। रात 11 बजे स्टेन गन वाला संतरी पहरे पर आया। तुम लोग अभी तक सोए नहीं? चलो लेट जाओ सब। उधम सिंह दरवाजे के निकट गया। संतरी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जरा डॉक्टर को बुला दो। जेल का डॉक्टर तेरे बाप का नौकर नहीं है, अपना दर्द सुबह तक ठीक कर ले। संतरी कहकर आगे बढ़ा। सारा नवाब समझता है खुद को, आधी रात को डॉक्टर चाहिए। कुछ देर बाद, मर गया, हाय मर गया। हाय, कौन चिल्ला रहा है? फिर लॉकअप के दरवाजे पर पहुंचकर, क्या हुआ? यह कैदी मर गया। संतरी, मर गया? हे राम। संतरी ने दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। हटो तुम, मुझे देखने दो। जैसे ही संतरी उधम सिंह के निकट पहुंचा, चारों ने अगले ही क्षण चारों भी संतरी पर टूट पड़ी। संतरी के मरने के बाद चलो आगे जाकर। जैसे ही वह एक मोड़ पर घूमे, अरे खबरदार, पिस्तौल निकाली तो गोली से सन्नी कर दूंगा। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। दिलावर ने आगे बढ़कर उसका पिस्तौल निकाल लिया। जेल की गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं? बाहर मैदान में। तो फिर हमें उस तक ले चलो। अगर यह कोई गड़बड़ करे तो तुरंत गोली मार देना। इंस्पेक्टर विवश था, इसलिए उन्हें जेल की पार्किंग तक ले गया। एक वैन में कब्जा कर लो। तभी, दिलावर जल्दी करो, हम देख लिए गए हैं। संतरी दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। हटो तुम सब, मुझे देखने दो। संतरी ने जैसे ही उधम सिंह के निकट पहुंचा, और उन लोगों ने हड़बड़ाते देख इंस्पेक्टर दिलावर रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल धाएं। दूसरे ही क्षण वैन तेजी से रवाना हो गई। सिक्का, गाड़ी तेज फाटक की ओर दौड़ाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। रेड रेड धड़ाम। भगाओ सिक्का, गाड़ी फुल स्पीड पर भगाओ। कुछ दूर आने के बाद सिक्का, वैन को नदी की ओर ले चलो। नदी के पुल पर पहुंचकर वैन रुक गई। सब नीचे उतरो। सिक्का, तुम्हें रेलिंग तोड़कर वैन को नदी में गिराना है। ओके। और सिक्का ने इंजन स्टार्ट करके वैन का रुख नदी की ओर किया। और वैन जैसे ही रेलिंग के निकट पहुंची, सिक्का बाहर कूद गया। रेलिंग तोड़कर वैन नदी में गिरी। अब छपाक, अब भागो यहाँ से। पुलिस यही समझेगी हम लोग एक्सीडेंट हो गया और वे लोग हमारी लाशों को तलाश करने लगे रहेंगे। इस बीच हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। कुछ देर बाद 5 जंगल के घरे जंगल में के भीतर एक पेड़ के नीचे वे अपनी सांसें ठीक कर रहे थे। हप हप, हम 5 मील तो भागे ही होंगे। कुछ देर सुस्ताने के बाद उधम सिंह खड़ा हुआ। चलो यहाँ से आगे चलना है, रात यहीं गुजार लेते हैं, बहुत थकान हो रही है। नहीं, यहाँ रुकने में खतरा है। जितना खून खराबा हम करके आए हैं उसकी सज़ा केवल मौत है। तो अब क्या करें? हम किसी तरह पहाड़ों को पार करके पड़ोसी देश की सीमा में पहुंच जाएं तो बच सकते हैं। इस देश में रुकने का मतलब सिर्फ मौत है।
लेकिन पहाड़ों पहाड़ों तो इन दिनों बर्फ पड़ी होगी, बिना कपड़ों खाने सामान के हम पहाड़ कैसे पार करेंगे? हम वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा रहे जगीरा। अगर जान बचानी है तो ठंड को सहन करनी होगी और भूखा भी रहना होगा। लेकिन और बर्फीले पहाड़ों में बर्फीली रीछ भी पाए जाते हैं, वह हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास रिवॉल्वर है, हम उनका मुकाबला कर सकता हूँ। कुछ देर बहस करने के बाद सब पहाड़ी की तरफ चलने लगे के लिए राजी हो गए। पहाड़ों पर पहुंचकर हमें 2 दिन का समय लग जाएगा। अब समय की किसको चिंता है? 2 दिनों तक जंगल में यात्रा करते रहे थे। फिर बर्फानी क्षेत्र शुरू हो गया। यहाँ तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तुम में तो अब मुझ में तो अब चलने की ताकत नहीं रही। भूख के हमारे बुरा हाल है। हम सब भी भूखे हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही। ठंड के कारण उसके शरीर कांप रहे थे। मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए, मेरे भी। काश हमारे पास माचिस होती तो आग जलाकर कुछ गर्मी प्राप्त कर लेते। बर्फीली बर्फ के टीले से निकलकर जैसे ही वे खुले मैदान में पहुंचे, दिलावर तुम भी वहां देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ उधम सिंह, सामने कोई कॉटेज बना हुआ है। इस बर्फीले क्षेत्र में कांटे देखकर मुझे हैरानी हो रही है। लगता है भाग्य हमारे साथ दे रहा है। उस कॉटेज में हमें से बच सकते हैं। अब वे पांचों तेजी से कॉटेज की तरफ बढ़ रहे थे। कॉटेज के निकट पहुंचकर रुक गई। तुम तीनों कॉटेज को घेर लो और दिलावर दरवाजा खुलवाते हैं। मैं और दिलावर। खट खट खट। दरवाजा खुलते ही वह हैरान रह गए। बच्चा, तुम यहाँ रहते हो? मम्मी, यह पापा नहीं है, जल्दी यहाँ आओ। दिलावर ने झपटकर उसे गोद में उठा लिया। इसकी माँ भी यही है। उस्ताद, यह सब चक्कर क्या है? मुझे छोड़ो। लड़के को लेकर वह भीतर घुस गए। कौन है बेबी? अरे कौन हो तुम लोग? पहले तुम बताओ, तुम लोग कौन हो और यहाँ बर्फीले क्षेत्र में क्या कर रहे हो? हम यहाँ रहते हैं, यह कॉटेज हमारा है। तुम लोग तो लिबास से कैदी लगते हो। क्या जेल से भाग कर आए हो? यही समझ लो। यहाँ और कौन रहता है? मेरे पति और उसका सहायक। वह दोनों इस वक्त कहाँ हैं? मेरे पति सफ़ेद रीछ को पकड़कर देश भर में चिड़ियाघरों में सप्लाई करते हैं। इस वक्त वही शिकार पर गए हुए हैं। मैं समझा। तुम्हारा नाम क्या है? शीला। और वह हमारा बेटा बॉबी। तो अब हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनो शीला, मिसेस शीला। हम 5 आदमी हैं और तुम्हारे हमने तुम्हारे कॉटेज को कुछ दिन रुकने का फैसला किया है। शराफत से हमें हमारा कहना मानना। रही तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, समझ गई? हाँ। पता नहीं विक्रम कहाँ होगा। उधर विक्रम अपने सहायक टोनी के साथ कॉटेज से बहुत दूर जंगल में मौजूद था। इस पेड़ों के घेरे में जंगली फल खाने को रीछ यहाँ आती हैं। यहाँ ट्रैप लगा देना चाहिए। थैले से विक्रम ने लोहे का ट्रैप निकाले। भगवान से दुआ करो एक दो रीछ फंस जाए। पिछले 1 महीने से एक भी हाथ नहीं लगा। आमीन। पेड़ों से निकलकर उन्हें कोई स्थान पर ट्रैप लगा दिए। दोनों अपना सामान लेकर समेटो और वापस चल दिए। चलो कल आकर देखेंगे कोई फंसा या नहीं। चलिए। उधर कॉटेज में 500 बदमाश खाना वगैरह खाकर आराम से बैठे थे। अभी तक तेरा पति वापस नहीं आया? बस आने ही वाले होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम आ गया। होशियार लगता है, इसका पति आ गया। तू जाकर दरवाजा खोल, कोई गड़बड़ की तो बच्चे को गोली मार दूंगा। मम्मी चुप्पे। शीला ने जाकर दरवाजा खोला। ओ विक्रम, कितनी देर कर दी तुमने? यहाँ मुसीबत में गिरफ्तार है। यह सब क्या शीला? ये कौन लोग हैं? इसका जवाब तुम्हें हम देंगे, चुपचाप अंदर आ जाओ। विक्रम और टोनी भीतर प्रविष्ट हुए। इनकी राइफल ले लो सिक्का, और तुम अपने पति को बता दो हम कौन है। सिक्का ये दोनों ने दोनों की राइफल लेकर साथियों के हवाले कर दी। शीला विक्रम को बताने लगी, ये 500 जेल से भाग कर आए हैं और
पूरी बात सुनकर, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते, मेरे बेटे को छोड़ दो, वहीं रख जाओ वरना बच्चे को गोली मार दूंगा। पापा रुक जाइए, यह लोग बहुत खतरनाक है, इनकी बातें लेनी चाहिए। तेरे से तो तेरी पत्नी समझदार लगती है। तभी टोनी को जोश में मूर्खता कर बैठा। उसने राइफल छीनने के लिए माधव सिंह से छलांग लगा दी, लेकिन माधव सिंह सतर्क था और अगले ही क्षण यह यह क्या किया, कमीना टोनी को मार डाला। अपने दोस्त का अंजाम देख लिया न, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। नहीं, मेरे पति को कुछ ना करना, यह कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ। अब इस लाश का क्या करें उस्ताद, करना क्या है, बार बर्फ में गड्ढा खोद और दबा देते हैं। नहीं, टोनी की लाश यहीं रहेगी। लाश का क्या तुम अचार डालोगे, चुपचाप ऊपर जाकर बैठ जा। टोनी टोनी भैया, अंकल को छोड़ दो, मेरे अंकल को, मैं टोनी की मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं भी बाहर जाऊंगा, टोनी की लाश अपने हाथों से दफन करना चाहता हूँ। चुप भैया भाई, चुप, यहीं रह वरना जान से हाथ धो बैठेगा। बेहोश होकर विक्रम को रुकना पड़ा। वो भी तोड़कर पापा की गोद में चढ़ गया। पापा, टोनी अंकल को क्या हुआ, उन्हें बाहर क्यों ले गई है? टोनी अंकल भगवान के पास चले गए बेटे, कहकर विक्रम खिड़की की ओर बढ़ गया। खिड़की से उन्हें टोनी को बर्फ में दफन होते देखा। इन जालिमों को तेरे हत्या की कीमत चुकानी होगी टोनी, मैं इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। कुछ देर बाद सिक्का और जगीरा वापस आ गए। लाश दबा दी उस्ताद, तो फिर अब सोने की तैयारी करनी चाहिए। 2 आदमी रात को इन तीनों पर पहरा देंगे और 3 दूसरे कमरे में जाकर आराम करेंगे। टिक्का और माधव सिंह को पहरे पर छोड़कर शेष तीनों भीतरली कमरे में चले गए। तुम लोग भी सो जाओ। थोड़ी देर बाद शीला और भाभी तो सो गई, लेकिन विक्रम जाग रहा था। अगर एक राइफल हाथ लग जाए तो इन बदमाशों से निपट सकता हूँ। दोनों उग रहे हैं, इस वक्त कुछ करना चाहिए। इसी तरह उगते रहे तो काम बन जाएगा। बहुत सावधानी सावधानी से उसने आगे खिसकना शुरू किया। अचानक माधव सिंह जाग उठाए। हरामजादे राइफल उठाना चाहता है, और माधव सिंह ने राइफल की नाल विक्रम सिंह के चेहरे पर मारी। हमें सोया समझकर हमला करना चाहता था, अभी मजा चखाता हूँ। और फिर उसने राइफल के बट विक्रम सिंह को मारना शुरू किया। शोर सुनकर शीला और भाभी जाग गई। उन्हें रुक जाओ, मत मारो इन्हें, पापा को मत मारो। दूसरे कमरे में उद्धम सिंह जगीरा भी निकल आए। क्या हुआ? यह साला राइफल उठाने की कोशिश कर रहा था। उद्धम सिंह आगे बढ़ा। हट जा बीच से, मेरी पत्नी को मत छुओ कमीने, तुझे तो छू सकता हूँ, उफ, जान से मार दूंगा साले। कमीनों, 5-5 मिलकर बहादुरी दिखा रहे हो, एक एक करके लड़ो देखूं। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाइए। हा, समझा दे इसे, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो गर्दन काट दूंगा इसकी। नहीं करेंगे, यह कुछ नहीं करेंगे। उमर सिंह और जगीरा और दिलावर वापस दूसरे कमरे में चले गए। आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा और बॉबी का क्या होता? बहुत चोट लगी है डैडी। अब आप अबे ओए डैडी के पिल्ले, तू चुप करके सो जा वरना तुझे दांत तोड़ दूंगा। सो जा बेटा। हे भगवान, मैं क्या करूं? दूसरे कमरे में, वह आदमी खतरनाक है उस्ताद, उसे गोली मार देना ही अच्छा है। नहीं, उसे जिंदा रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों? वह बर्फीली क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित है, उसकी मदद से हम सीमा तक पहुंच सकते हैं। यह तो तुम ठीक रही हो, हमारा ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं। कल सुबह ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फैसला करने के बाद तीनों सो गए। अगली सुबह, एक बात बताओ शिकारी, पड़ोसी देश की सीमा यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है। क्यों? हम लोग सीमा पार जाना चाहते हैं। क्या तुम हमें रास्ता बता सकते हो? उसकी
के जाने की बात सुनकर विक्रम सिंह को खुशी हुई। बता सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा, तुम जल्दी ही सीमा तक पहुंच जाओगे। गुड, लेकिन रास्ता बताने से काम नहीं चलेगा। तुम तीनों को सीमा तक हमारे साथ चलना होगा। हम सबको क्यों? ज़्यादा सवाल मत पूछो और चलने की तैयारी करो। नाश्ते के बाद सब खाना रवाना हुए। खाने पीने का कुछ सामान उन्होंने शीला से बनवा कर पैक करवा लिया। हे, हमें किसी गलत रास्ते पर डालने की कोशिश न करना शिकारी, वरना इसी बर्फ में तुम्हारे परिवार की कब्र बन जाएगी। लेकिन विक्रम सिंह उनको गलत रास्ते पर डालने का फैसला कर चुका था और उसके मस्तिष्क में एक योजना तैयार कर ली थी। मैं तुम लोगों को सीमा पार नहीं जाने दूंगा हरामजादों। पहले तुम्हें टोनी की मौत की कीमत चुकानी होगी। दोपहर तक यात्रा करने के बाद वे एक बर्फीले नाले के निकट पहुंचे। यहाँ रुक कर खाना खा लिया जाए। हाँ, भूख लग रही है। थैला खोलकर शीला ने सबको खाना निकाल कर दिया। तुम तीनों भी खाना खा सकते हो। विक्रम जानबूझकर उन लोगों से थोड़ी दूर बैठा और शीला खाना लेकर उसके पास पहुंची। बैठ जाओ शीला। खाना खाते विक्रम ने सवर दबाकर कहा, मेरे दिमाग में इन लोगों से निपटने की एक योजना है शीला। आप इन लोगों से उलझ रहे हैं। बेहतर यही होगा इन्हें जल्दी से जल्दी सीमा पर पहुंचा दिया जाए। सीमा पर पहुंचने के बाद यह लोग हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमें इस तरह अपराधियों को मनोवृत्ति खूब समझता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। बॉबी, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। वह शीला और बॉबी को अपनी योजना समझाने लगा। खाना खाने के बाद वे फिर चल पड़े। अब सीमा यहाँ से कितनी दूर है? काफ़ी दूर है। रात से पहले हम सीमा के निकट पहुँच जाएंगे या नहीं? पहुँच जाएंगे। और कुछ देर बाद एक पार्टी एक जंगल में प्रविष्ट हुई। कुछ देर बाद वह पार्टी एक जंगल में प्रविष्ट हुई। यहाँ कहाँ ले आए हमें? यह तो जंगल है। सीमा तक पहुँचने के लिए यह जंगल पार करना पड़ेगा। वास्तव में वह जंगल था जिसे भीतर विक्रम सिंह रीछ पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रखे थे। इस जंगल में जानवर भी होंगे। हाँ, लेकिन तुम लोगों के पास राइफल है, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। अचानक रिवॉल्वर पिस्तौल निकालकर विक्रम सिंह की कब्र में लगा दिया। तुम कोई गड़बड़ कर रहे हो शिकारी। सीमा तक जाने के लिए हमें पहाड़ों की ओर जाना चाहिए, लेकिन तुम हमें जंगल ले आए हो। मैंने कहा ना, यही शॉर्टकट है। अगर यह शॉर्टकट न हुआ तो तुम्हें शॉर्टकट से ही परलोक पहुंच भेज दूंगा। तुम बेशक मुझे धमका रहे हो, जबकि मैं तुम लोगों का पूरा सहयोग कर रहा हूँ। अब पिस्तौल जेब में रख लो दिलावर, और हमारे साथ धोखा करने की अपनी मौत को नहीं बुलाना चाहेगा। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं पिस्तौल लेकर इसके साथ साथ चलूँगा ताकि कोई गलत हरकत न कर सके। तुम लोग मुझे इतने भयभीत क्यों हो रहे हो, जबकि मेरे पास कोई हथियार नहीं है? तेरा सबसे बड़ा हथियार यह है कि तू इस इलाके से परिचित है, हमें गलत रास्ते पर डाल सकता है। मैं तुम लोगों के बिल्कुल ठीक रास्ते पर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसी में तेरी भलाई है। कुछ ही देर बाद उन जंगलों के निकट पहुंच गए जहां विक्रम ने उन्हें लाना चाहता था। इन पेड़ों पर लगे फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन विक्रम की कही बात बॉबी और शीला के लिए एक संकेत थी। तुरंत ही बॉबी नीचे नीचे पड़ा हुआ एक फल उठाकर खाने लगा। डैडी, यह तो मीठा है। यस बेटे। सबसे पहले सिक्का उसकी चाल में फंसा था। मीठा है तो मैं भी खाऊंगा। और अगले ही पल उसका पांव एक ट्रैप में फंसा। उसकी चीख
सुनकर सब ने चौंक चौंक कर उसकी ओर देखा। उसी क्षण तुरंत शीला और बॉबी का हाथ थामकर एक पेड़ की ओट में हो गई। नीचे बैठ जाओ बॉबी। और विक्रम ने गोली चलाने में देर न की। दूसरी गोली उद्यम सिंह की छाती में उतार दी और तीसरी गोली जगीरा को चाट दिया। आह! माधव राइफल लिए हुए सबसे पीछे था। वह संभल कर राइफल सीधी कर रहा था। उधर ट्रैप में फंसा सिक्का भी विक्रम का निशाना ले रहा था। तभी तड़ाक! ओह! हड़बड़ाहट में सिक्का का निशाना चूक गया। और उधर ओह! विक्रम ने पांचवी गोली चलाई और सिक्का के माथे में सुराख हो गया। सब मर गए डैडी। हाँ बेटा, हो तो उनकी हमें सबको मार डाला डैडी। अंकल टोनी की मौत का हिसाब बराबर हो गया। ठीक कहते हो। और इन भगोड़े अपराधियों को समाप्त करने के लिए पुलिस भी हमें इनाम देगी। तुमने बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी विक्रम। अब हम आज़ाद हैं। अगर टोनी और मैंने यह ट्रैप न लगाए होते तो शायद हम इन जालिमों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अपने हत्यारों की मौत का प्रबंध टोनी के मरने से पहले कर ही गया था। चलो आओ अब घर वापस चलते हैं। समाप्त।